हेलो दोस्तों, मैं कुशल कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्काई टीचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने चल रहे हैं जो कि जीन पियाजे के बारे में सीखेंगे। ये हमारे सीटेट के प्राइमरी लेवल और अपर लेवल पर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम जीन पियाजे के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए जीन पियाजे का पहला ही पढ़ने से पहले ये हमारा चैनल स्काई टीचिंग सेंटर पे इसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। देखिए जीन पियाजे जो एक स्विट्जरलैंड मतलब स्विस के चलिए जीन पियाजे या जिसको हम लोग जीन पियाजे बोलते हैं, ये सबसे पहले इनका जो टॉपिक था ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताते हैं। संज्ञानात्मक विकास के बारे में सबसे पहले समझते हैं। संज्ञानात्मक मतलब नॉलेज, मतलब ये क्या है, ये ज्ञान से संबंधित है, नॉलेज से संबंधित। इसमें देखिए इस सिद्धांत बताया क्या गया है कि जो डेवलपमेंट होता है या विकास होता है ये बच्चे के संज्ञान के आधार पे होता है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाएगा वैसे क्या होगा, बच्चे की समझ या संज्ञान क्या होगा, विकसित होता जाएगा या बढ़ता जाएगा। तो ये जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे, ये स्विट्जरलैंड मतलब स्विस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट किस पे दिया, संज्ञानात्मक। देखिए इसमें यहां से दो चीजें पूछी जाती हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि इनका जो सिद्धांत था दो नाम से आता है, या तो जीन पियाजे के नाम से आ जाएगा या तो संज्ञानात्मक विकास पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है। ये एक चीज हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है। और दूसरी चीज ये पूछा जाता है विकास का सिद्धांत या विकास की अवस्था का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। क्या चीज, या तो संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत कहा जाएगा या तो विकास की अवस्था का सिद्धांत भी जीन पियाजे के सिद्धांत को ही बोला जाता है। ये स्विस वैज्ञानिक, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। इनका कुछ देखिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता या बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते जाते हैं। देखिए इनके कहने का मतलब ये है जैसे जैसे बच्चा क्या होता है ये विकास करता जाएगा, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन मतलब ये बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, बच्चों जब बढ़ते जाएंगे वो जितने भी वस्तुएं देखेंगे उनके बारे में क्या होंगे, कॉन्सेप्ट बनाते जाएंगे कि ये क्या चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज देखेंगे तो उनको समझेंगे कि ये क्या चीज है, ये साइकिल है, ये गाड़ी है। उसके बारे में कोई चीज देखेंगे, जैसे जैसे उनकी विकास की अवस्था बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो क्या होंगे, किसी भी वस्तु को देखेंगे और अपने माइंड में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बनाते जाएंगे। अपने माइंड में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बनाते जाएंगे। चलिए आगे देखिए। और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ दो पॉइंट और देख लीजिए। इनका जब जन्म हुआ था 1896 में, 9 अगस्त 1896 ये स्विट्जरलैंड में हुआ था। और इनकी मृत्यु के बारे में लिखा गया है 1980। एक अच्छा खासा इनका लाइफ स्पैन रहा है। ये लगभग क्या किए हैं, 1896 में इनका जन्म हुआ है, 1980 में इनका क्या होगा, ये स्वर्ग को पधार गए थे। ये यहाँ पे एक पिक लगा है, जो ये है जीन पियाजे का पिक है, जिन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। ये चारों अवस्था यहाँ पे दिखाया गया है, जीन पियाजे की चारों अवस्था के बारे में दिखाया गया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, देखिए अगले पॉइंट पर पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों में सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चे क्या हैं, सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं। ये क्या करते हैं, ये एक्टिव ज्ञान अपने आप क्या करते हैं, ये सक्रिय ज्ञान निर्माता मतलब ये सक्रिय रूप से क्या करते हैं, अपने आप ज्ञान का निर्माण करते हैं। तथा इन्हें नन्हे वैज्ञानिक, ये देखिए ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि नन्हे वैज्ञानिक शब्द
किसका है? ये किसका है? जीन पियाजे का। किसका है? नन्हे वैज्ञानिक या सक्रिय ज्ञान का निर्माता जो शब्द बोला है वो कौन बोला है? ये जीन पियाजे ने बोले हैं, जीन पियाजे जी ने बोला, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों का रचना करते हैं। ये क्या करते हैं? जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो अपने ये सक्रिय रूप से क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट बनाते रहते हैं और वो सिद्धांत का क्या करते हैं? निर्माण करते रहते हैं स्वयं से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होता है, ना कि क्वालिटी में। इस कॉन्सेप्ट, इस शब्द को समझिए, ये कहना क्या चाहते हैं? जो बच्चे होते हैं उनका जो सोचने की क्षमता होती है वो क्या होती है? वो एडल्ट से क्या होती है? भिन्न होती है। जबकि उनका जो क्वांटिटी में उनका जो दिमाग होता है एडल्ट के ही बराबर होता है। क्वांटिटी में क्या होता है? क्वांटिटी में ना कि क्वांटिटी में क्या होता है? क्वांटिटी में सेम होता है, लेकिन सोचने में, थिंकिंग के बारे में क्या होता है? एडल्ट से भिन्न होते हैं। देखिए, दिमाग सबका सेम ही नेचर प्रकृति है, जो भगवान है सबको दिमाग सेम ही दिए हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, बच्चों का जो सोचने का तरीका वो थोड़ा अलग होता है। एडल्ट के सोचने का तरीका क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला स्लाइड हो गया। दूसरे स्लाइड पे समझते हैं क्या बोला है। ये देखिए, ये अब इनके कुछ कॉन्सेप्ट थे, जीन पियाजे कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, उन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जीन पियाजे का क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनके कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसको समझते हैं। देखिए, पहला ही कॉन्सेप्ट बोल रहा है अनुकूलन, एडाप्टेशन। एडाप्टेशन होता क्या है? एडाप्टेशन का मतलब होता है, जैसे हम यहां पे आज रह रहे हैं, हम कहीं दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहां के माहौल के हिसाब से, वहां के एनवायरनमेंट में हमको क्या होता है? ढलना ही क्या बोला जाता है? एडाप्टेशन। यहां पढ़ते हैं क्या लिखा है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। ये इसकी क्या होती है? दो प्रक्रिया, इसकी दो प्रोसेस होती है। ठीक है, इसको प्रोसेस के बारे में समझते हैं। पहला है एसिमिलेशन या आत्मसात्करण। आत्मसात्करण का मतलब क्या होता है? इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। देखिए, आत्मसात्करण को समझते हैं। ये एडाप्टेशन समझ में आ गया। एडाप्टेशन का मतलब क्या होता है? हम अपने आप को हर एक एनवायरनमेंट में ढालना ही क्या होता है? एडाप्टेशन है। अब पहला इसका प्रोसेस प्रक्रिया समझते हैं। आत्मसात्करण का मतलब क्या हुआ? आत्मसात्करण का मतलब क्या हुआ? हम ढालने के लिए, अपने आप को ढालने के लिए कहीं पे अपने आप को नए, जो हमारे पास पहले से किसी, जैसे समझिए, जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे पूरे साल भर में एक ही बार क्या होती है? ठंड का मौसम आती है। तो ठंड में हम क्या करते हैं? यहाँ एडजस्ट करते हैं, लेकिन हम यहाँ से कहीं पे ठंडे एरिया में चले गए, जैसे मान लीजिए हिमालय साइड में चले गए, वहां पे हम जाने के बाद वहां पे हम एडजस्ट करेंगे कैसे? पहले हम यहाँ पे ठंडी में क्या करते थे? कपड़ा वपड़ा पहन के अच्छे से, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे? वहां पे जाकर के क्या करेंगे? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ये एडाप्टेशन का ही एक क्या है? प्रक्रिया है। पहले प्रक्रिया में हम क्या करेंगे? एसिमिलेशन करेंगे। आत्मसात्करण का मतलब यही होता है कि हम अपने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछा जाता है। एसिमिलेशन वाला बहुत प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें बहुत आगे पीछे करके दिया रहता है। इसको ये समझिए, हम एसिमिलेशन किसको बोलते हैं? हम जब अपने पुराने कोई भी हमारा कॉन्सेप्ट है या कुछ भी है, उसको अगर हम कुछ नया सीख रहे हैं तो जो हमारा पुराना वाला ज्ञान है वो क्या करेगा? उसमें हमारा क्या करेगा? वो जोड़ेगा। वो क्या करेगा? वो जोड़ने का काम करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलेंगे। चलिए समायोजन को समझते हैं। ये हमारा एडाप्टेशन का ही दूसरा प्रक्रिया है, समायोजन। हम समायोजन या एकोमोडेशन बोलते कैसे? समझिए, अब हम लोगों ने क्या किया? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ के क्या किए? एसिमिलेट या आत्मसात्करण कर लिए। अब पुराने ज्ञान को हम क्या करेंगे? अब नए ज्ञान के साथ क्या करेंगे? देखिए इसको समझिए, तालमेल बैठाएंगे। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ क्या करेंगे? तालमेल बिठाना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। अब समझिए, इसको समझिए, जैसे हम समझ लीजिए, हम कोई कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लिए हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट हम क्या करें? उसको पहले जो हमारा ज्ञान था उसको जोड़ करके एक नया कॉन्सेप्ट बना लिए। अब उसमें हम कोई और मान लीजिए कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं या कोई और चीजें हमारे जो दिमाग में है, उसमें क्या करेंगे?
तालमेल बैठाएंगे, क्या करेंगे, तालमेल बैठाएंगे, उसमें क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। जो हमारा पहले कॉन्सेप्ट बना है उसमें क्या करेंगे, परिवर्तन करके क्या करेंगे, हम उसमें वातावरण के हिसाब से क्या में तालमेल बैठाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एसिमिलेशन क्या होता है, एडाप्टेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, समझ में आ गया। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। अब देखिए संतुलन, एक अगला पॉइंट हमारा क्या है, संतुलन, या इसको हम क्या बोलते हैं, संतुलन बोलेंगे या इक्विलिब्रिएशन या साम्य धारण बोलेंगे। साम्य धारण क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये समझिए क्या होता है, इक्विलिब्रियम और एकोमोडेशन के ये क्या करता है, बीच में संतुलन बनाने का काम करता है। ये क्या है, आत्मसातकरण, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के जो प्रक्रियाएं होती हैं दोनों, उनको क्या करता है, उनके बीच में संतुलन का काम करता है। कौन, इक्विलिब्रियम क्या करता है, इक्विलिब्रियम क्या करता है, दोनों के बीच में तालमेल बैठाता है। किसके किसके बीच, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। क्या है, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच क्या करता है, संतुलन का काम करता है, बैलेंसिंग का काम करेगा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, संतुलन या इक्विलिब्रियम। चलिए अगला पॉइंट, स्कीमा। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है स्कीमा के बारे में, इसको थोड़ा समझते हैं। मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती हैं वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। इस पॉइंट को समझिए, स्कीमा का मतलब समझिए, अगर हमारे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट है, कोई हमारे दिमाग में पहले से कुछ स्टोर है, जैसे, और उसको हम क्या करेंगे, अपने दिमाग में उसमें क्या मॉडिफाई कर देंगे। मानव के दिमाग में जो चीज पहले से क्या हो, स्टोर हो, उसमें उसका प्रयोग क्या करेंगे, हम किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेंगे। समझिए, हम अपने कभी क्या कह रहे, बुक में हाथी देखे हैं, किताब में या पिक्चर में हाथी देखे हैं, अब उसको हम क्या करेंगे, वो हमारे माइंड में स्टोर है कि हाथी ऐसा होता है, इसका शरीर बहुत बड़ा होता है, इसका पूंछ ऐसा होता है, इसका कान ऐसा होता है। ये चीजें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अभी तक हम लोग देखा नहीं है, सिर्फ ये धारणा बना लिए कि ये चीजें दिमाग में है, स्टोर है कि ये चीजें ऐसा होता है। अब हम लोगों ने कभी वो देख लिया तो वो उस समय जो हमारे माइंड में जो धारणा बनेगी कि अच्छा ये हाथी है, इसको हमने ऐसे पहले देखा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्कीमा बोलेंगे। मतलब जो हमारे कॉन्सेप्ट में क्या होगा, हम उसका धारणा बना लेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, जो पहले से हमारे माइंड में हो। ऐसा नहीं कि नया चीज वो तो हम एसिमिलेशन या एकोमोडेशन में चले जाएंगे। एडाप्टेशन वाले में अगर हमारे माइंड में पहले से कोई बात है, उसमें क्या करें, उसको है लेकिन हम उसको कभी अपने सामने उसको क्या कर रहे, उसका धारणा नहीं बनाए। अगर हम माइंड में उसका धारणा बना लेते हैं तो उसी को क्या बोलेंगे, स्कीमा बोला जाएगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है, मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। सही बात है, ये क्या है, ये जन्मजात होती है। ये जो स्कीमा की प्रवृत्ति होती है, ये जो प्रवृत्ति होती है, ये प्रक्रिया क्या है, जन्मजात होती है। चलिए ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन या संगठन, संगठन के बारे में समझ पढ़िए। यहाँ पे पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं के पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। अब इस पॉइंट को समझिए, संगठन का मतलब क्या हुआ। जैसे समझिए, हम बुक एक से एक क्लास 1 2 3 4 हम ऐसे पढ़ते जाते हैं। पढ़ने के बाद इसको हम क्या करते, ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, हमारे जैसे समझिए, हमारे लैब में या लाइब्रेरी में हमारे क्या है, बुक का एक स्टॉल लगा है। पहले में हम क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ये क्लास 1 का है, ये क्लास 2 का है, ये क्लास 3 का है। ऐसे क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करने को ही क्या बोला जाता है। जो हमारे माइंड में पहले से जैसे पढ़ते गए हैं, वो हमारे दिमाग में है कि क्लास 1 का ये बुक है, क्लास 2 का ये बुक है, क्लास 3 का ये बुक है। उसको क्या है, अरेंज करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसी को क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बोलेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा इसमें यहां समझ लीजिए, एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन के बारे में बताया गया, इसको थोड़ा सा रिकॉलिंग करते हैं, क्या क्या बताया गया है। ये जो हमारे माइंड में एडाप्टेशन का स्कीमा बनता है,
ये हमारे जो दिमाग में क्या है, एडाप्टेशन अनुकूलन के लिए जो हमारे माइंड में क्या धारणा बनती है, वो बनती कैसे है, क्या क्या बताया गया, एसिमिलेशन बताया गया है। एसिमिलेशन में अभी तक तालमेल नहीं बैठा है, इक्विलिब्रियम नहीं, ये डिसइक्विलिब्रियम है, अभी तक कोई तालमेल नहीं बैठा है। तो अब तालमेल नहीं बैठेगा तो हमारा ये एसिमिलेशन और एक्कोमोडेशन क्या होगा, अलग अलग होता है। ये दोनों प्रोसेस होता है जो क्या करेगा, एडाप्टेशन में हेल्प करेगा। ये दोनों प्रोसेस क्या होगा, अगर वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम दोनों के बीच क्या करेगा, तालमेल बैठा देगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एडाप्टेशन ऑफ स्कीमा, स्कीमा हो जाएगा। स्कीमा की ये क्या होगा, अभी तक एडाप्टेशन में क्या होगा, ये अलग अलग हैं, एसिमिलेशन अलग है, ये प्रोसेस अलग है, और उसमें दोनों में क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम बैठ जाएगा तो क्या होगा, वो स्कीमा में क्या होगा, धारणा हमारे दिमाग में कोई ना कोई जो चल रहा होगा एसिमिलेशन या एकोमोडेशन के थ्रू, वो क्या होगा, स्कीमा में हमारे माइंड में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां से विकास की अवस्थाएं शुरू होती हैं। जीन पियाजे का में दो चीजें बताए, एक तो हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहते हैं, या तो अवस्था, ये विकास की अवस्था भी इसको बोली जाती है। विकास की अवस्था की क्या है, ये विकास की अवस्था भी इसको बोली जाती है। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, इसमें कितनी अवस्थाएं बताई गई, 4 अवस्थाएं बताई गई। ठीक है, 4 अवस्थाएं बताई गई। 4 अवस्थाओं में हम पढ़ते हैं, देखिए 4 अवस्थाओं में सबसे पहला ये अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। पहला अवस्था क्या है, संज्ञानात्मक की 4 अवस्थाएं जो है, पहली ही अवस्था क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, या इसको हम क्या बोलते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था, जो क्या होता है, जन्म से कहां तक चलता है, 2 वर्ष तक। जन्म से, जन्म के बाद और वहां से क्या हो, 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या बोलते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है। इसमें बच्चे सीखते कैसे हैं, ये विकास की अवस्थाएं हैं, तो इसमें संज्ञान होगा कैसे, इसमें जानकारी प्राप्त कैसे होगी। ये जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसके द्वारा क्या करेंगे, इस अवस्था में बच्चे क्या करेंगे, आंख, कान, नाक, जीभ है, इसके द्वारा क्या करेंगे, संज्ञान को या प्राप्त करेंगे या सीखना प्रारंभ करेंगे। इसके द्वारा जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है, तो इस अवस्था को सेंसरी ऑर्गन के द्वारा क्या करेंगे, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से सीखेगा, तो इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज या पेशीय संवेदी पेशी का अवस्था बोलेंगे, जो कहां से कहां तक होगा, 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, 0 से मतलब यहां जन्म से होगा, क्या होगा, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, संवेदी पेशी अवस्था, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से क्या करेंगे, सीखेंगे। देखिए इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सेंसरी ऑर्गन में, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं का छाप बनाना शुरू कर देता है। अभी तक बना नहीं, सिर्फ क्या करता है, बनाना, वस्तु ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या होगा, यहाँ पे बनाना प्रारंभ कर देता है, शुरू करता है, जिसमें वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। जैसे समझिए, अगर बच्चा, आपके यहाँ बच्चा है जिसका अवस्था क्या है, 0 से 2 वर्ष तक का है, वो क्या करेगा, कोई भी वस्तु देखेगा, उसका उसके माइंड में क्या होगा, छाप, स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और वो अगर आप कहीं पे उसको छिपा के रख देते तो बच्चा क्या करेगा, उसको क्या आसानी से ढूंढ लेगा। जैसे समझिए हमारा बच्चा जो है वो छोटा सा है, वो अगर कोई सामान रहता है तो पूछते हैं बेटा कहाँ रखे हो, अगर वो लिया रहेगा पहले से तो बताएगा हाँ वहां पे रखा है। वो ले आकर के बता नहीं पाता, बट उसको ले जाकर दिखा देगा या उसको ले आकर के दे देता है। तो वो क्या करता है, इसमें बच्चे में क्या कॉन्सेप्ट बनता है कि अच्छा पापा ये चीजें पूछ रहे हैं, और उसको क्या करता है, उसको आसानी से क्या करता है, ढूंढ लेता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया पहली स्टेज में क्या बताया गया, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किसमें पाया जाता है, पहला स्टेज मतलब सेंसरी ऑर्गन स्टेज में। चलिए दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया होता है। संक्रिया का मतलब क्या होता है, क्रिया होता है, मतलब कार्य करना, कार्य करने से पहले की अवस्था। ये इस अवस्था का नाम ही क्या है, कार्य करने से पूर्व मतलब पहले, संक्रिया का मतलब क्रिया, कार्य करने से पहले की अवस्था को हम क्या बोलते हैं,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए आप लोग इंग्लिश में नाम जरूर याद करिएगा, ये हिंदी में इसके बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन आप लोग इंग्लिश में यही नाम रहता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कहां से कहां तक है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। ओके, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। इसमें थोड़ा सा पढ़िए क्या लिखा गया है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बताया, हम पहले बता दिए, ये क्या है, संक्रिया करने से पहले, मतलब क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा क्या करता है, सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें जो बच्चा होता है सारी वस्तुओं को देखेगा, देख पाएगा, समझ भी लेगा, लेकिन क्या करेगा, वो उसके बारे में कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस स्टेज का नाम ही क्या है, पूर्व संक्रिया। इसमें कोई क्रिया नहीं करता, उसको देखेगा, पहचानेगा, समझेगा, अच्छा ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, लेकिन उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कहां से कहां तक होती है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। चलिए, इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की इमेज बनना, जैसे अभी हम हाथी वाला बात बताए हैं। इसमें क्या करता है, बच्चे क्या होता है, सिंबल्स को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं। कोई भी चीजें देखें, उनका कॉन्सेप्ट माइंड में बनना स्टार्ट हो जाती है, बन जाती हैं, और उसका जैसे कोई चीज वो क्या करेगा, कोई भी सिंबल देखेगा, हाथी देखा, घोड़ा देखा, इन सब का सिंबल उनके माइंड में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। स्कीमा में जाकर के क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, उसका इमेज उनके माइंड में क्या हो जाएगा, बन जाता है। किसमें, सिंबल्स जो होते हैं, सिंबल के बारे में अगर पूछा जाए, प्रतीकों का स्टेज कौन सा है, ये हम लोग क्या बोलेंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज को। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन में आया प्रतीकों का स्टेज, प्रतीकों का अवस्था किसको बोला जाता है, तो इसको हम किसको बताएंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज। कहां से कहां तक, 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवस्था, गोल डायरेक्शन बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। गोल डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, जो उनके माइंड में इमेज रहेगा, उसके प्रति वो क्या करेंगे, व्यवहार प्रकट करना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक करेंगे नहीं, सिर्फ स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो भी गोल रहेगा, जो भी इमेज उनके माइंड में बना रहेगा, लेकिन वो क्रिया करेंगे नहीं, सिर्फ स्टार्ट कर देंगे। ये क्या होंगे, उनकी क्षमता आ जाती है और स्टार्ट कर देते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जीववाद, एमिनिज्म, जीववाद, एमिनिज्म के बारे में सोचते हैं। एमिनिज्म क्या होता है, ये दूसरी अवस्था में होता है। एमिनिज्म, एगोसेंट्रिक, इरिवर्सिबिलिटी, ये सब क्या होती है, ये समझिए। जीववाद क्या होता है, ये भी क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, बच्चे निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे समझिए, बच्चा है, वो किसी से टकरा गया, दरवाजे से, जमीन से, किसी से टकरा गया, और बच्चे को बोलता, अरे नहीं नहीं, ऐसा है, बच्चे को बोल दीजिए नहीं, लगा नहीं है, अरे रुको, उसको हम मारते हैं। उसको मार देंगे तो बच्चा सोचेगा, अच्छा हमको वो मारा और पापा उसको मार दिए, तो वो क्या करेगा, वो जिसको हम मारे हैं वो निर्जीव, लेकिन उस बच्चे के माइंड में ये धारणा नहीं है कि वो क्या है, वो निर्जीव है, हम सजीव हैं। बच्चे निर्जीव और सजीव में क्या कर सकते, अंतर नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं। तो उसको हम लोग क्या, एमिनिज्म या जीववाद बोलते हैं। अहम केंद्रित, इगोसेंट्रिक किसमें बोलते हैं, इगोसेंट्रिज्म किसको बोला जाता है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। इसमें क्या होता है, अहम केंद्रिता। इसमें क्या होगा, एगो। बच्चा ये सोचता है कि जो हम कर रहे हैं वही सब कुछ सही है और कोई भी बातें सही नहीं है। वो जो करता है वो इसी में मग्न रहता है कि ये जो हम बोल रहे हैं यही बातें सत्य हैं और सारी बातें क्या है, झूठी हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ये बच्चे के माइंड में क्या होता है, अहम केंद्रिता की भावना रहती है। ठीक है, ये किस स्टेज में होगी, दूसरी स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए, अपलटावी, इरिवर्सिबिलिटी की गुण आ जाती है बच्चों में। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि उलटना पलटना। इनमें रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, उलटना पलटना। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये उलटना पलटना इस अवस्था में बच्चा नहीं सीख पाता है। किसमें, दूसरे अवस्था में या प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ये बातें नहीं बता सकता कि अगर मान लीजिए एग्जांपल समझिए, अगर 4 और 6 10 है तो बच्चा 4 6 10 तो बता लेगा, लेकिन 6 और 4 को 10 वो नहीं बता पाएगा। क्या कर पाएगा, नहीं बता, मतलब उसमें इरिवर्सिबिलिटी का गुण रहता है, मतलब वो उलटना पलटना नहीं सीख पाता है।
किसमें? दूसरी अवस्था। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? उलटना पलटना। लेकिन दूसरे स्टेज में क्या करता है? रिवर्सिबिलिटी की गुण उसमें नहीं होती है। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी होती है। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चा मुद्रा के बारे में नहीं समझ पाता है। मुद्रा जान लेगा, कॉन्सेप्ट बना है उसके माइंड में, लेकिन उसको क्या कर रहा है? उसके बारे में उसके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट बना है? ये मुद्रा है, लेकिन ये क्या करता है? उसमें से कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा दूरी ज्यादा है, कौन सा भार ज्यादा है, ये सब उसके माइंड में कॉन्सेप्ट रहता है। लेकिन इसकी कमी होती है किसकी? ये मुद्रा संप्रत्यय, मतलब मुद्रा के बारे में। अगर हम क्या करें, हम बच्चे को 100 का नोट दें और उसको 10 रुपए का सिक्का दे दें, क्या करेंगे? अगर बच्चे को हम 100 का नोट दे देंगे और 10 रुपए का सिक्का दे देंगे, एक एक का, दो का, तो वो सिक्का ही लेगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि जो 100 का नोट है वो क्या है, वो उसकी कीमत ज्यादा है, वो ज्यादा में। लेकिन उसको क्या होगा? उसको यही समझ में आएगा कि ये जो छोटे छोटे चिल्लर है ये क्वांटिटी में ज्यादा है, तो उनको क्या होगा? वही उसको, बच्चे को क्या करेगा? ज्यादा लगेगा। तो इसका मुद्रा संप्रत्यय का भी कमी रहता है। दूरी की भी क्या होती है? कमी होती है। जैसे समझिए, अगर बच्चा घर से विद्यालय जाएगा, वो वहां क्योंकि जाने में हिचकता है, तो उसको लगेगा कि ये हमारे यहाँ जाते समय विद्यालय बहुत दूर है, लेकिन लौटते समय वो खुश रहता है कि हम चल करके घर में मोबाइल देखेंगे या खेलेंगे। तो वो क्या करता है? उसको ऐसा लगता है कि जाने में तो बहुत समय लगता है, लेकिन आने में क्या है, हमारा जो घर से विद्यालय की दूरी बहुत नजदीक, लेकिन जाने में उसको क्या लगता है? बहुत दूरी। तो ये इसमें क्या होती? दूरी का भी क्या होती? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती। भार का भी, अगर बच्चे को हम कोई वजन चीज दे दे, मान लीजिए एक किलो का या 1 किलो का हम उसको बाट दे दे या अहड़ा दे दें, और उसको क्या करें, और रुई देते तो उसको लगेगा कि रुई का क्या क्या है? मात्रा ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, भार ज्यादा है। ठीक है, और उसको ऊंचाइयों का भी क्या होती? योग्यता में क्या होती? ये कमी होती। इन सब में क्या होती? कमी होती। वो ऊंचाइयों में भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता है। ठीक है, ये संप्रत्यय समझ में आ गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए केंद्रीकरण, केंद्रीकरण को समझते हैं। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर बच्चा कोई काम कर रहा हो, किस स्टेज में? दूसरी स्टेज में। कहां से कहां तक? 2 से 7 वर्ष के बीच में अगर बच्चा होता है, तो उसको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं, इस काम में सिर्फ यही होता है। जैसे समझिए, उनको मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल देने के बाद उनको क्या हो, मोबाइल के यूट्यूब खोल करके मोटा हाथी लगा दीजिए, वो उसी में मस्त रहेगा, सोचेगा कि मोबाइल में सिर्फ यही काम होता है। उसको पता नहीं कि मोबाइल में बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ उसको यही पता होता है कि इसमें क्या होता है, यूट्यूब में यही मेरा एक वीडियो चलता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बच्चा क्या करता है, उसको क्या है, केंद्रीकरण का मतलब ये होता है बच्चा एक ही चीज पे फोकस करता है। यह एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये होगा, बच्चा क्या होगा कि अगर कोई एक कार्य कर रहा है तो उसको वही कार्य क्या है, वो उसी कार्य का ये सोचेगा कि ये वाला क्या है, सिर्फ एक ही में उपयोग होता है। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं, संरक्षण के बारे में समझते हैं। कंजर्वेशन, संरक्षण का मतलब ये हुआ यहाँ पे बच्चा शेप और साइज में क्या करता है, अंतर नहीं कर पाता। इसको पहले ही बताया, इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमें पानी लिए हैं, पानी का एक ग्लास है बड़ा, उसमें भी 1 लीटर पानी आता है, लेकिन हम क्या करें, पानी के ग्लास को बड़ा कर दे, उसकी साइज पतला कर दें, तो वो उसमें कॉन्सेप्ट में वो क्लियरिटी नहीं रहती है कि 1 लीटर इसमें भी पानी था, उसके सामने ही डालेंगे, लेकिन वो तब भी कहेगा क्या है, ये बड़ा वाला जो गिलास है इसमें पानी की क्वांटिटी क्या है, इसमें मात्रा ज़्यादा है। वो उसको उसके सामने करेंगे कि ये देखिए इतना ही पानी इसमें डाल रहे हैं, ये है, लेकिन उसको वो छोटा वाला गिलास एरिया में भले से ज्यादा होगा, लेकिन उसको वही लगेगा कि ये वाला गिलास जो लंबा है इसमें क्या है, पानी ज्यादा है। ठीक है, ये होता है संरक्षण का नियम। चलिए क्रमबद्धता, सेरिएशन, सीरिएशन का भी इसमें क्या होता है, अभाव होता है, इसकी इन सब की कमी होती है, ये समझिए, इनकी भी क्या होती है, इनकी क्या होती है, कमी होती है, इनकी भी क्रमबद्धता का भी क्या कमी होती है। ये दूसरे स्टेज में बच्चा क्या करता है, उसको कई सारे सामान अरेंज करने की क्या होती है, वो अरेंज नहीं कर पाता है। बच्चा
क्रमबद्धता का मतलब क्या हुआ, सेरिएशन का मतलब इसमें बच्चा वस्तुओं को, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीखता। इसमें क्या करता है, दूसरे स्टेज में बच्चा क्या, अगर उसको ढेर सारे कोई अरेंज करने के लिए पजल सॉल्व करने के दे देंगे तो वो क्या करेगा, वो उसको अरेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये कौन सी अवस्था में होगा, दूसरी अवस्था में। चलिए अब हम तीसरी अवस्था की तरफ चलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये वाला अवस्था क्या है, इसमें सारी संक्रियाएं जो अभी तक नहीं हुई थी, जो अभी तक कार्य नहीं हुई थी, इसमें सारी संक्रिया, ये क्या है, ये संक्रिया की अवस्था है, ये क्रिया की अवस्था है। और कैसे क्रिया की, मूर्त, मतलब जो क्या करेंगे, मूर्त का मतलब क्या होता है, मूर्त और अमूर्त को समझिए। मूर्त का मतलब ये होता है जो हम क्या करें, जिसको छू सके, देख सके, उसको टच कर सके। ठीक है, वो क्या होती है, वो मूर्त होती है, जिसके बारे में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाए माइंड में। ये जैसे समझिए 2 2 4 होता है, उसको हम क्या करें, माइंड में बना लेते, उसको हम छू सकते हैं, तो वो क्या है, वो मूर्त नहीं है। जैसे हम यहाँ पे हमारा मॉनिटर है, डेस्कटॉप है, कैमरा है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये क्या है, ये मूर्त वस्तु है। जबकि जो हम देख नहीं सकते, उस वक्त सिर्फ क्या करते हैं, आप अनुभव करते हैं, वो अमूर्त है। तो इसमें क्या होगा, क्रिया तो होगी, लेकिन किसके प्रति होगी, जो मूर्ति अवस्था होंगी। ठीक है, इस अवस्था में क्या होगी, ये ऑपरेशनल की स्टेज है। और कैसा ऑपरेशनल होगा, कॉन्क्रीट मतलब मूर्ति चीजें। चलिए ये कहां से, ये अवस्था कहां से कहां, 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू करता है। देखिए, चिंतन करना शुरू करता है, चिंतन करता नहीं है। अभी इस स्टेज में क्या करेगा, सिर्फ थिंकिंग शुरू करेगा। थिंकिंग इसमें होती नहीं, सिर्फ क्या करेगा, चिंतन करना शुरू करेगा। और ये कैसे समान वस्तुओं पे, जो मूर्त होगा। ठीक है, इसमें अभी तक जो दूसरे अवस्था में पढ़े थे, इसमें अपलटावी का भी गुण आ जाता है, उलटना पलटना भी सीख जाता है कि कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा पैसा ज्यादा है, कौन सा कम है। जीववाद एमिनिज्म का भी क्या होता है, मतलब कौन सा निर्जीव है, कौन सा। पापा अभी तक हम लोगों को क्या करते थे, लगने पे पापा हम लोगों को बेवकूफ बनाते थे कि झूठी ही मारते थे, कि अच्छा उसको भी मार दिए रे। जीववाद का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, मुद्रा संप्रत्यय का भी आ जाता है, भार का भी आ जाता है, संरक्षण का भी, क्रमबद्धता के, इन सभी के क्या कॉन्सेप्ट जो था उसका गुण क्या होता आ जाता है किसमें, बच्चे में। किस अवस्था में, क्रिया वाले अवस्था में। ठीक है, तीसरी अवस्था में। कहां से कहां तक, 7 से 11 वर्ष तक की। आगमनात्मक तर्कड़ा, इसको समझिए, इंडक्टिव मेथड आप लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी बोला जाता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड आगमनात्मकता का मतलब, देखिए 2 चीजें होती है, एक आगमनात्मकता होती है, एक क्या होती है, ये इंडक्टिव मेथड है। और अगला वाला अगले में देखते हैं। ये इंडक्टिव का मतलब क्या है, हम किसी भी चीज को समझना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसका क्या करेंगे, उदाहरण लेंगे और तब उसके नियम की तरफ जाएंगे। जैसे किसी चीज का कॉन्सेप्ट हमको भी समझिए, जैसे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाना है बच्चों को, तो बच्चों को कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेड़ पौधे के बारे में ये सारी चीजें बताएंगे कि पेड़ पौधे में ही ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है। ये सारी पहले उसको उदाहरण दिखाएंगे, पेड़ पौधे में ऑक्सीजन कैसे होता है, इसको बाद कॉन्सेप्ट बाद बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, उनको उदाहरण देंगे, उदाहरण के बाद नियम बताएंगे कि ये क्या होता है, ऐसे ऑक्सीजन जाता है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये सारी चीजें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, आगमनात्मकता में क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, किसी भी कॉन्सेप्ट का क्या करेंगे, उदाहरण बताएंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे, नियम बताएंगे। ये कौन सा हो गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, या इसको हम लोग हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये हमारा अगला स्टेज, लास्ट और अगला स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या करेंगे, औपचारिक का मतलब क्या हुआ, जो हमारे या इसको हम लोग नॉन कंक्रीट बोल सकते हैं, या औपचारिक का मतलब, फॉर्मल का मतलब ये हुआ जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे सामने उपस्थित नहीं हो या जिसके बारे में हम थिंकिंग विचार करके बता सके। ठीक है,
इसमें क्या होता है, ये संज्ञान की सर्वोत्तम अवस्था, ये ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था है। इसमें क्या कर सकते हैं, ये संज्ञान मतलब नॉलेज की सबसे ऊंची अवस्था है, सर्वोत्तम अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। क्या करता है इसमें बच्चा, क्या करता है अपने माइंड में क्या कोई भी बात क्या करता है, सोच सकता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। ठीक है, इसमें देखिए निगमनात्मक तर्कड़ा, डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, इसमें बच्चा क्या करेगा, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, वो नियम को पहले नियम को समझता है, उसके बाद उदाहरण की तरफ जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चा नियम, जैसे समझिए इस अवस्था में क्या करेगा, मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो वो उसका आंसर क्या होगा, औपचारिक संक्रियात्मक या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगा। इसमें क्या करेगा बच्चा, पहले नियम को समझेगा और उसके बाद क्या करेगा, उदाहरण की तरफ। जैसे समझिए हम लोग अगर मान लीजिए कोई भी मैथ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, मान लीजिए ट्रेंगल है, इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसके फार्मूला की तरफ जाएंगे, फार्मूला समझेंगे, फार्मूला के बाद क्या करेंगे, एग्जाम्पल की चलेंगे। अच्छा ये ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है, पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। ठीक है, इसमें क्या करता है बच्चा, नियम के ऊपर क्या करने लगता है, तर्क करने लगता है। ये हमारा स्टेज का सबसे सर्वोत्तम अवस्था है। कौन सा, ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये कहां से कहां तक होता है, 11 से 15 वर्ष तक। ठीक, चलिए आगे समझिए। आगे यहां पे देखिए जीन पियाजे की आलोचना के बारे में कुछ आलोचनाएं जो थी वो भी बताया गया है। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, इनकी आलोचना क्या क्या हुआ था। देखिए इनकी 2-3 आलोचनाएं बहुत फेमस हैं। सबसे पहले इनका आलोचना जो हुआ था, ये आलोचना क्या था कि ये जो थे ये बोल रहे थे कि ये पहले संज्ञान का विकास होगा। एक मिनट, इनके कहने का मतलब, पहला क्रिटिसिज्म या आलोचना ये था कि इनके ये बोल रहे थे पहले क्या होगी, अवस्थाएं जो थी पहले विकास होगा, उसके बाद क्या होगा, थिंकिंग आएगी, ज्ञान उसके बाद आएगी। क्या होगी, विकास की अवस्थाएं, इसको क्यों बोला जाता है, पहले क्या होगी, विकास होगा, बच्चे का क्या होगा, विकास होगा, विकास के बाद क्या होगी, संज्ञान या ज्ञान का प्राप्त होगा। विकास होगा पहले, विकास के बाद क्या होगा, ज्ञान। ठीक है, इनका पहला एक क्रिटिसिज्म ये था कि पहले क्या होगा, बच्चा ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद क्या होगा, बच्चा सीखेगा। ज्ञान का प्राप्त कब होगा, पहले जैसे जैसे बच्चा क्या होगा, ग्रोथ करता जाएगा और क्या होगा, उनके दिमाग में क्या होगा, ज्ञान बैठता है, नॉलेज बढ़ती जाएगी। इनका ये कॉन्सेप्ट जो कोहलबर्ग एक थे, उन्होंने क्या किया था, वो बोल रहे थे कि नहीं, पहले बच्चे में क्या होगा, समझ बढ़ेगा, समझ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बच्चा क्या करता जाएगा, विकास करता जाएगा। ठीक है, इनका पहला आलोचना, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया। देखिए इनका जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने बोला कि जो हम ये बता रहे हैं 0 से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष, 7 से 11, ये एक फैक्ट है। इन्हीं में बच्चा क्या होता है, जो ये कॉन्सेप्ट सारी बताया, वो बताया कि इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। जबकि क्या होता है, बच्चे को अगर इन्वायरमेंट अच्छा दे दिया जाए तो बच्चा क्या कर सकता है, ये सारी जो गुड़े थे, वो गुड़ थी, उनको पहले भी सीख सकता है। क्या कर सकता है, पहले भी सीख सकता है। तो इनका पहला क्या था, ये इनकी जो कॉन्सेप्ट थी वो क्या थे, अपरिवर्तनशील था। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन हो सकता है। बच्चे आज नहीं सीख रहे हैं, उनको अच्छा इन्वायरमेंट करके उनको पहले सिखाया था, अच्छा ये 100 का नोट ज्यादा होता है, सिक्के कम है, जो 10 रुपए हैं, इनको क्या कर सकते हैं, ये अपरिवर्तनशील जो था, ये पहला आलोचना था। आगे देखिए, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दे दिया जाए तो उनकी अवस्था की क्षमता में से क्या होगा, अधिक सीख सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, अब इन पूरा जो पढ़े हम लोग, उसका क्या निष्कर्ष है। पहला कौन सा था, सेंसरी आर्गन, सेंसरी मोटर स्टेज था। पहला स्टेज कौन था, सेंसरी मोटर स्टेज था।
दूसरा क्या था, प्री ऑपरेशनल था, तीसरा क्या था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल था, चौथा क्या था, फार्मल। इसमें देखिए मेन बातें, इसमें हम पहला क्या बताए थे, वस्तु अस्थायित्व का गुण किसमें होता है, सेंसरी मोटर में होता है, जो कहां से कहां तक बताया गया था, 0 से 2 या हम 18 से क्या बोल सकते हैं, 14 बर्थ से क्या बोल सकते हैं, 18 या 24 मंथ तक, ठीक, जिसमें हम क्या करते हैं, वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है। दूसरा क्या था, प्री ऑपरेशनल, ये संक्रिया, क्रिया से पहले की अवस्था होती है, जो 2 से 7 वर्ष तक था, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक थॉट बनाते हैं। क्या होता है, सिंबॉलिक थॉट बन जाता है, जो संरचना होती है, सिंबल्स होते हैं, उनके बारे में क्या होते हैं, बन जाती है थॉट्स। ये तीसरे में क्या होती है, जितनी भी अभी तक क्रिया नहीं हो रही थी, ये सारी लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, थिंकिंग होती नहीं है, स्टार्ट हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, और सारी क्रियाएं यहाँ से क्या करते हैं, बच्चा करने लगता है 7 से 11 वर्ष में। लास्ट में क्या था, सबसे उच्चतम होता है ये फॉर्मल ऑपरेशनल, इसमें क्या करता है, बच्चा क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट करता है, ये एडोलसेंस में होता है या चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में होता है। इसमें क्या करता है, ये साइंटिफिक रीजनिंग करना प्रारंभ कर देता है। इसके स्टेज क्या क्या थे, सेंसरी मोटर स्टेज थे, प्री ऑपरेशनल थे, और कॉन्क्रीट था, और फॉर्मल, जिसमें क्या करता है, इसमें बच्चा थिंकिंग कर दे, इसमें थिंकिंग करने लगता है, इसमें थिंकिंग शुरू करता है, और इसमें क्या करता है, बच्चा कोई भी कार्य कर नहीं पाता, सिर्फ सिंबॉलिक करता है। इसमें सिर्फ क्या होता है, सिंबॉलिक होता है। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, वस्तु अस्थायित्व वाला यहाँ पे गुण आ जाता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण यहाँ पे आ जाता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, संकेतों को समझने लगता है, संकेतों को समझने लगता है। यहाँ पे क्या, सारा संक्रिया, सभी कार्य करने लगता है, सभी क्रियाएं यहाँ पे होने लगती हैं, ठीक है। इसमें क्या करता है, थिंकिंग शुरू कर देता है, थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है, सोचना इसमें प्रारंभ करता है, अभी बहुत करता नहीं, सिर्फ स्टार्ट करता है। इसमें लॉजिकल थिंकिंग होता है, इसमें क्या करता है, तर्क भी करता है, सब कुछ करता है, लॉजिकल थिंकिंग होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, तर्क करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। ये हमारा ये जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समाप्त हुआ, और हमें ऐसा है कि आप लोगों ने जीन पियाजे के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से सीखा है होगा। इस आधार पे आगे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही और सारे कॉन्सेप्ट को लेके आते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को, स्काई टीचिंग सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू।